हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है टेक्निकल मैम जी स्टडी। आज मैं आपके लिए इंडिया के बैंक लेके आई हूँ कि कब कौन सा बैंक स्थापित हुआ। बैंक इन इंडिया। पूर्व स्वतंत्रता चरण के जो बैंक हैं, सबसे पहले 1786 में शुरुआत हुई और 1947 तक के जो बैंक हैं वो पूर्व स्वतंत्रता चरण में आते हैं, यानी प्री इंडिपेंडेंस फेज। उसके बाद स्वतंत्रता चरण के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज 1947 से जो आज तक बैंक स्थापित हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि, प्री इन नेशनलिज्म पीरियड 1947 से 1969। राष्ट्रीयकरण अवधि, पोस्ट नेशनलिज्म पीरियड 1969 से 1991। लिबरलाइजेशन पीरियड 91 से और आज तक। पूर्व स्वतंत्रता चरण 1786 से 1947। भारत में बैंकिंग प्रणाली का उदय 1786 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर्ड एक्ट प्रेसिडेंसी, जिनको प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है, उनमें है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद 1935 में प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया। अब प्रेसिडेंसी बैंकों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद में भारतीय स्टेट बैंक बना। सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक बने, उसके बाद इंपीरियल बैंक, प्रेसिडेंशियल बैंकों को इंपीरियल बैंक में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद फिर इंपीरियल बैंक को इंपीरियल बैंक के बाद भारतीय स्टेट बैंक बना। 1865 में इलाहाबाद बैंक में पहली भारतीय स्वामित्व वाली इलाहाबाद बैंक की स्थापना की। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में मुंबई में इसकी शुरुआत हुई। 1906 और 1913 के बीच कैनरा बैंक, इंडियन नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मैसूर वाणिज्य बैंक स्थापित किए गए। भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1935 में स्थापित किया गया। जो भारतीय केंद्रीय बैंक है, भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई किसके आयोग, कौन से आयोग के सिफारिश पर स्थापित किया गया? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई स्थापित किया गया 1935 में। उस समय बैंकिंग प्रणाली केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की ज़रूरत पूरी तरह से उपेक्षित थी। यानी उसमें जो बैंकिंग प्रणाली थी वो शहरी क्षेत्रों में ही ज़्यादा थी, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में ये ज़्यादा नहीं थी। स्वतंत्रता चरण, उसके बाद है स्वतंत्रता चरण के बाद 1947 से जो अब तक बैंक है। स्वतंत्रता के समय संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के समय जो सारे बैंक थे वो निजी स्वामित्व के बैंक थे। देश की ग्रामीण आबादी को अपनी आवश्यकताओं के लिए छोटे उधारदाताओं पर निर्भर होना पड़ता था। इन मुद्दों को हल करने और अर्थव्यवस्था का बेहतर विकास करने के लिए सरकार ने 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, 1949 में आरबीआई का, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय, उसको स्टेट बैंक एसबीआई का नाम दिया गया। 1949 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम
रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू किया। जो राष्ट्रीयकरण की अवधि है 1949 से 1991 की है। 1969 में जो भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनमें से प्रमुख बैंक हैं इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, संयुक्त बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक इंडिया, यूको बैंक। ये 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली बेहद विकसित हुई, लेकिन जो समाज के ग्रामीण और कमज़ोर वर्ग और कृषि अभी भी सिस्टम के तहत कवर नहीं किया गया था। यानी कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं ज़्यादा विकसित नहीं की गई थी। इन मुद्दों को हल करने के लिए 1974 में नरसिम्हन समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरबीआई की आरआरबी की स्थापना की सिफारिश की थी। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी को ग्रामीण और कृषि विकास के ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। वर्ष 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। उनमें शामिल बैंक हैं आंध्रा बैंक, निगम बैंक, नई बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक। एक तो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ और दूसरा 1980 में हुआ। उदारीकरण का चरण आप सभी को पता है कि भारत में उदारीकरण की नीति 1990 में आई। इसमें एलपीजी सिस्टम लाया गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता के सुधार। भारत में श्री एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक समिति की स्थायी एम नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग प्रणाली को सुधारने के कई सिफारिशें की, जिनमें प्रमुख हैं सिफारिशों की प्रमुख जोर बैंकों को प्रतिस्पर्धा और मजबूत बनाने, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता अनुकूल बनाने। समिति ने बैंकों के अधिक राष्ट्रीयकरण न करने का सुझाव दिया। विदेशी बैंकों को भारत में या तो शाखाओं या शाखाओं की कंपनियों के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई। बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए समिति ने सुझाव दिया क्षेत्र के बैंक और निजी बैंकों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। अब यहाँ 10 प्राइवेट बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिला। जो 10 प्राइवेट बैंक थे उनको बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिला। उसमें से ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, एंड इंडियंस बैंक, सेंचुरियन बैंक, आरडीबीआई बैंक, टाइम्स बैंक और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक इत्यादि। भारत सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। भारतीय बैंकिंग में जो आधुनिक बैंक हैं वो हैं कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, जो 2003 में और 2004 में सिस्टम में प्रवेश के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त हुआ और 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीएफसी और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को सैद्धांतिक रूप से बैंकों की स्थापना के लिए अनुमोदन किया। आज भारतीय बैंकिंग उद्योग सबसे अधिक विकासशील और उत्कृष्ट उद्योगों में से एक है। किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि यह देश के आर्थिक विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। अगर बैंकिंग सिस्टम कमजोर होगा तो उस देश का आर्थिक विकास होना असंभव है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।